This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent and Dhareja Group of Academies. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मक्स न्यूज़ के प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी के साथ आपका मेज़बान सोबान कुरैशी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के उन टैलेंटेड खिलाड़ियों की जिन्होंने अपने टैलेंट और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के गेट पर दस्तक दी और फिर साइड से एक विंडो खोली गई और वहाँ से उनकी शक्ल व सूरत को जांचा गया। और उनमें से वो तमाम प्लेयर जिनकी शक्ल व सूरत सेलेक्टर हजरात के पैरामीटर पर फिट आती रही, उनके लिए उस दरवाज़े को बग़ैर ये देखे कि आया वो वाक़ईतन टैलेंटेड था या परफॉर्मर था या नहीं था, सिर्फ शक्ल व सूरत की बिना पर उनके लिए दरवाज़े खोल दिए गए। और फिर बेशुमार ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी शक्ल व सूरत हमें कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। हमने जो एक पैरामीटर बनाया हुआ था शक्ल व सूरत का, उसकी लुक का, उसके अंदाज़ और अतवार का, वो चूँकि उसके ऊपर फिट नहीं बैठते थे, लिहाजा हमने उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोला और उनको फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट से ही वापसी की राह देखनी पड़ी। अच्छा, फिर कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वो खिलाड़ी जो उस वक्त बज़ाहिर उनके पैरामीटर पर फिट आए, उनके लिए गेट को ओपन किया गया। वो जब टीम के अंदर दाखिल हुए तो बहुत जल्द ही हमारे जो अरबाब इख्तियार थे, जो हमारे टॉप सीनियर्स थे, जो हमारा कोचिंग पैनल था या टूर सिलेक्शन कमेटी थी, उनको या मैनेजमेंट थी, उनको उनकी शक्ल व सूरत में एतराज़ात नज़र आए, उनको उनके अंदाज़ व अतवार के अंदर ख़राबियाँ नज़र आना शुरू हुई और फिर बहुत जल्द उनको एग्ज़िट गेट का रास्ता दिखाया गया। आज के प्रोग्राम में हम उन्हीं खिलाड़ियों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इस गुफ्तगू के लिए हमारे साथ एक मरतबा फिर हमारे एनालिस्ट अली रज़ा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो एक तो हम इनको दोबारा अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया कि आप एक मरतबा फिर प्रोग्राम की ज़ीनत बने। और इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को बाकायदा स्टार्ट करूँ, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जो हमारी अभी ज़िम्बाब्वे से T20 सीरीज़ चल रही है, इस पर थोड़ी सी आपसे मैं राय लेना चाहता हूँ कि जिस तरह अभी हमने पहला T20 मैच देखा और हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी इससे मुताल्लिक बात की थी कि जिस तरह आपने ही कहा था कि हमें वक्ता सिर्फ साउथ अफ्रीका की B या C टीम नहीं बल्कि हम हॉलैंड से खेलेंगे, हमें वो भी डाल देगी। वही चीज़ हमने ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ देखी कि जहाँ हमें इंतहाई आसानी के साथ जीतना चाहिए था, वहाँ हम इंतहाई मुश्किल के साथ, बमुश्किल जिसको कहते हैं, जीतते हुए नज़र आए। तो क्या समझते हैं कि इतनी हाई विन के बाद एक छोटी टीम से मैच था, होना तो ये चाहिए था कि हम उनको बिल्कुल ही आउट क्लास करते। क्या समझते हैं, क्या वजह थी इस? अस्सलाम वालेकुम सुभान भाई, एक बार दोबारा बुलाने का शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। सुभान भाई, मुझे लगता है कि ये जो कमज़ोर टीम है ना, उनको थोड़ा सा हल्का ले लेते हैं। इनको लगता है कि हम इनको रगड़ देंगे बिल्कुल 10 ओवर 15 ओवर में, लेकिन वो ना बाजी उल्टी हो जाती है। ये आगे भी होगा। अब दूसरी टीम है, अब कमज़ोरी जो T20 में ख़ास तौर पे कमज़ोरी अब कम है। पावर हिटिंग की गेम है, सारी मार धाड़ की गेम है। और मार धाड़ अच्छे भले लोग भी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मार धाड़ में क्वालिटी इतनी मैटर नहीं करती, तुक्के भी लग जाते हैं। क्वालिटी मैटर करती है लॉन्गर वर्जन में। तो अब जैसे ज़िम्बाब्वे को देखें, हॉलैंड T20, अब पता है हॉलैंड T20 की बुरी टीम नहीं है, वो अफ़गानिस्तान भी बुरी टीम नहीं है, ज़िम्बाब्वे भी नहीं है। तो T20 में कंपटीशन मिलता है और T20 में परफॉर्म करना इनके लिए भी कोई, मुझे नहीं लगता इतनी कोई ख़ास बात है। T20 का प्लान होता है शॉर्टर, 1 से 6, 6 से 12 ओवर, 12 से 18, वो छोटी छोटी प्लानिंग करके टीमें आगे निकल जाती हैं। तो इनको लगता है कि हम जाएंगे और इनको बिल्कुल ही स्मैश करके आ जाएंगे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कभी भी पॉसिबल होगा। अच्छा, एक बात, चूँकि अभी तो सिर्फ एक मैच हुआ था, हम ये आवाज़ आना शुरू हो गई है कि हम ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जो अपनी स्क्वाड लेकर गए थे उसमें काफ़ी सारे यंगस्टर्स भी मौजूद थे। और होना तो ये चाहिए था कि साउथ अफ्रीका सीरीज़ के बाद हमारे सीनियर खिलाड़ियों को थोड़ा रेस्ट करवाया जाता, क्योंकि आगे ज़िम्बाब्वे से टेस्ट सीरीज़ है, तो इनको यंगस्टर को मौका दिया जाता। लेकिन हमने देखा कि हमें वही, शायद हमारे दिलों में हार का खौफ है कि कहीं हम इनसे भी ना हार जाएँ। हम अपनी वही फुल साइड जो हमने एक तैयार की हुई है कि हमने बस इसी के साथ ही खेलना है, और उसी माइंड सेट के साथ और उसी प्लानिंग के साथ हमने ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ पहले T20 में टीम उतारी। क्या समझते हैं, ये पॉजिटिव है या नेगेटिविटी है कि आप अपने यंगस्टर को आजमाते हुए डरते हैं? टीम डेवलप ना होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि जब छोटी टीमों के साथ टूर्स होते हैं तो आप मेन खिलाड़ी साथ भेज देते हैं। आप पिछले 10 से 15 साल उठाएं, आप देखें कि जब ज़िम्बाब्वे का टूर हुआ है, किसी हॉलैंड का हुआ है, जहाँ का भी मतलब हुए हैं टूर, तो वहाँ पे मेन प्लेयर्स साथ होते हैं। इंडिया को देखें, इंडिया जब ज़िम्बाब्वे टीम भेजता है
एक प्लेयर भी ऐसे मौके हैं कि एक प्लेयर मेन उनका नहीं होता, बी टीम सी टीम जाती हैं, टेस्ट होते हैं वहाँ पे, ट्रायल होते हैं, उनको पता लगता है कौन कितने जैसे अभी पाकिस्तान गया तो साउथ अफ्रीका ने अपने बी और सी टीम खिलाई। बिल्कुल, उनको पता लग गया ना कि हमारा कौन प्लेयर किस पानी में है। तो यहाँ टीम डेवलप ना होने की सबसे बड़ी वजह यही है, मेन प्लेयर हारने का डर, मेन प्लेयर चले जाते हैं, इनको लगता है हम पे क्रिटिसिज्म होगा, तो उसके बाद टीम का हाल आपके सामने। अच्छा चलें, ये तो एक हमारी ज़ाहिर है कि दुखड़े हैं, चलते ही रहेंगे जब तक हमारी टीम में हकीकी तब्दीलियाँ नहीं आती, ये चीज़ें चलती रहेंगी हमारी टीम के साथ। बात जो हमने जिस तरह अभी इंट्रो के अंदर बात की थी कि वो खिलाड़ी, क्योंकि मैं तो ज़ाती तौर पर यही समझता हूँ कि और कोई भी वजह नहीं है सवाई इस वजह के उनकी शक्ल सूरत या अंदाज़ व अतवार हमें पसंद नहीं आते, वगरना और कोई दूसरी या तीसरी बात नहीं थी। कुछ खिलाड़ी वो थे जिनके लिए दरवाज़ा खोला गया बग़ैर परफॉर्मेंस के, उनकी शक्ल सूरत को देखकर, या उनके पीछे कोई ऐसी पर्ची या कोई ऐसी सिफारिश थी जिसकी वजह से उनके लिए गेट खुल गया। ताहम कुछ खिलाड़ी यकीनी तौर पर ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, उन्होंने डोमेस्टिक के अंदर बेपनाह परफॉर्म किया हुआ था, लेकिन उनको उस तरीके से टीम में मौके नहीं दिए गए। एक या दो मैचेस की अगर उनसे मिस परफॉर्मेंस हुई है, उनको टीम से बाहर निकाला गया। अगर मैं मिसाल दूं आपकी तो बेशुमार हमारे पास फास्ट बॉलर हैं। हमेशा से हमारे यहाँ ये एक रवायत रही कि हमने फास्ट बॉलर को यहाँ से प्रोड्यूस किया। हमारी जो पिचेज़ हैं, जो हमारा एक सॉइल है, वो फास्ट बॉलिंग को हमेशा से सपोर्ट करती रही। अब्दुल रऊफ़ मेरे ज़हन में एक ऐसा नाम आता है जो बहुत ही शानदार फास्ट बॉलर था, ऊंचे लंबे कद के, हाई आर्म, जी फैसलाबाद के थे, हाई आर्म उनका एक्शन था, बहुत अच्छी वो बॉलिंग करते थे, हमने उनको ज़ाया किया। इसी तरीके से फिर मोहम्मद खलील बहुत तेज़ बॉलर थे, हमने उनको भी ज़ाया किया। इसी तरीके से शाहीन शाह अफरीदी के बड़े भाई रियाद अफरीदी, वो भी बहुत अच्छी और तीखी फास्ट बॉलिंग के अंदर वो माहिर थे, जाने पहचाने जाते थे। इस तरीके से एक लंबी फहरिस्त है। क्या समझते हैं, जिस तरह हमने अभी इससे पहले भी एक इसी टॉपिक के ऊपर सीरीज़ की थी, उसी को हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं कि क्या वजूहात हैं कि हम इतने टैलेंटेड प्लेयर को बग़ैर किसी वजह के वेस्ट कर देते हैं। नाम हम अगर लेने बैठे हैं तो सुबह से शाम हो जाए, इतने हमने प्लेयर्स को ज़ाया किया है। यासिर अरफात आपके सामने है, बेहतरीन ऑलराउंडर, जी। बाजिद खान, उनको किस चीज़ की सज़ा मिली, वो आपके सामने है। इमरान फ़रद के भाई हुमायूं फ़रद, वो भी आपके सामने है। तो सुभान भाई, फास्ट बॉलर में आप एक नाम भूल गए हैं, जुनैद खान। बिल्कुल, उस लड़के वो जब आए थे उस टाइम के लिए तो उनको बच्चा कहूँगा मैं, उस बच्चे को किस चीज़ की सज़ा मिली? इंडिया में स्पेल करने की, 3 आउट करने, वो सीरीज़ जितवाने की, साउथ अफ्रीका में सीरीज़ जितवाने की, संगाकारा को पहले ओवर में 2013 में अबू धाबी में आउट करने, मेडिकल डिलीवरी, जिसको डिलीवरी ऑफ द उनको समझ सेंचुरी कहा जा रहा था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, उनको समझ ही नहीं आई। उन्होंने कहा इतना टैलेंटेड बॉलर है और ये, उन्होंने कहा बहुत शाइन करेगा, आज उसका पता नहीं वो कहाँ है, किसी को पता था। कुछ ज़्यादा शाइन कर गए वो। हाँ जी, वो और उनको भी उसी सलूक का सामना करना पड़ा जो एजाज़ चीमा को, जो एशिया कप उसने फाइनल मैच हमें जितवाया था, वही इनके साथ भी हाल हुआ। और इन प्लेयर्स की बलि आपको पता है क्यों दी गई है और किसके बाद दी गई है? एक बॉलर है जिसने 8 से 10 बॉलर को अपनी बलि चढ़ाया है और अभी भी चढ़ा रहा है। मुझे नहीं समझ आती कि वो कौन सा उसके पास टैलेंट है, या कोई गिद्दड़ सिंगी है जिसे वो उसने आपको भी सुंघाई हुई है। तो मुझे नहीं देखें, रोज़े में गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ। तो मैं बात आपकी समझ रहा हूँ। मोहम्मद आमिर की वजह से यकीनी तौर पर हमारे 1 2 3 नहीं, अगर मैं नाम अगर आपको गिनवाऊँ तो देखें, जिस तरीके से आपके पास जुनैद खान की भी आपने बात की है, फिर मोहम्मद इरफान जो दराज कामत खब्बे लंबे, ठीक है कि उनकी मैकेनिक्स, बायो मैकेनिक्स ऐसी नहीं थी कि वो बहुत लॉन्गर वर्जन में जा सकते, लेकिन बहरहाल काफ़ी इफ़ेक्टिव, वो भी उनको भी इफेक्ट हुआ मोहम्मद आमिर की वजह से। फिर राहत अली हमारे मुल्तान से एक बहुत ही बेहतरीन बॉलर, कैच छोड़ने की सज़ा दी गई 2015 में। जी, उनको 2015 में जो उन्होंने क्वार्टर फाइनल में, बल्कि अगर वो कैच पकड़ लेते तो आगे सेमीफाइनल में हमारा मुकाबला इंडिया से होना था। इसलिए राहत अली इस बात पर खुश हैं कि वो चले, शुक्र है कि कैच छूटा, उनका करियर तो गया, सेमीफाइनल हार दे तो ज़्यादा दुख होता। अच्छा, फिर इसी तरीके से बिलावल भट्टी, एजाज चीमा, ठीक है, एजाज चीमा, अनवर अली, वेरी गुड ऑलराउंडर। ठीक, तो एक मतलब तवील फहरिस्त, अगर हम खिलाड़ियों को याद करने बैठ जाएं तो एक तवील फहरिस्त है जिनको एक ख़ास प्लेयर की वजह से जो है वो कुर्बानी का बकरा बनाया गया, जो उनकी बलि चढ़ाई गई। तो ये तो वो सिलसिला है जिसका कोई इख्तिताम होता नज़र नहीं आ रहा। हमारे यहाँ सिलेक्शन कमेटी बदली, हमारे यहाँ मैनेजर बदले, हमारे यहाँ चेयरमैन PCB बदले, हमारे यहाँ सारा स्टाफ बदला,
हमने पहले भी प्रोग्राम में ये बात करते रहे हैं कि वो जो बैक एंड के ऊपर हमारे जो असल चेहरे हैं जो कि पीसीबी को रन कर रहे हैं, वो जो 70 साल के 75 साल के बाबेज हैं, सारे बाबे वही रन कर रहे हैं। लेकिन जो टॉप के ऊपर हम पहले देखते थे कि जब सिलेक्शन होती थी किसी चीफ सेलेक्टर की, या आपका जब चेयरमैन पीसीबी अनाउंस होता था, या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के डायरेक्टर्स वगैरह अपॉइंट होते थे, तो बहुत ज़्यादा मीडिया पर बातचीत की जाती थी उनके सिलेक्शन पर। लेकिन अब जो आपका मौजूदा सिनेरियो है, जो पिछले 3-4 साल से आप देखें, सारे बड़े नाम बिल तरतीब आपके सिलेक्शन पैनल में या आपकी मैनेजमेंट लेवल पर मौजूद हैं। अगर मैं इंज़मामुल हक की बात करूँ, उनको आपने चीफ सेलेक्टर के तौर पर रखा। इस वक्त आप मुश्ताक अहमद की बात कर लें, जो कि इंग्लैंड से हाईली क्वालिफाइड कोच और इंग्लैंड की टीम को टेस्ट चैंपियन बनवाने वाले जो कोचेस पैनल थे, एंडी फ्लावर के साथ उनका भी नाम लिया जाता रहा। ठीक, मतलब कि उनको भी आपने यहाँ पर किया। फिर अज़हर महमूद को इंग्लैंड से इंपोर्ट किया गया। फिर आपने मोहम्मद अकरम, जो कि बॉलिंग में एक वेस्टेड टैलेंट है, जिसको हमने शुएब अख्तर के ज़माने में उस वजह से ज़ाया किया जब मोहम्मद जाहिद को भी वेस्ट किया गया। वो एक ज़ाहिर है कि उनका भी तस्करा आएगा अभी आगे। फिर हमने सकलैन मुश्ताक, फिर मोहम्मद यूसुफ, अब यूनुस खान, मिसबाउल हक, यानी कि कोई रिसेंट 8, 10, 15 साल का हमारा सुपरस्टार ऐसा नहीं है जिसको हमने अपने मैनेजमेंट में ना लिया हो। मगर उसके बावजूद हम देखते हैं कि चीज़ें बजाय बेहतर होने के उसी तरह ख़राबी की तरफ ही चल रही हैं। क्या वजह है इसकी? पाकिस्तान क्रिकेट का हाल बिल्कुल हॉकी की तरफ जा रहा है। हॉकी में भी यही कुछ हुआ था बिल्कुल। तो अब जिस खेल के साथ हमारी कौम के दिल जुड़े हुए हैं, उस खेल के साथ भी यही कुछ हो रहा है। एक छोटी सी बात राहत अली के लिए करना चाहूँगा। मुल्तान की गर्मी से एक निकला हुआ प्लेयर दुबई में जाके 35-40 टेम्परेचर में इन स्विंग आउट स्विंग करता है और 20-20 ओवर करता है एक दिन में। उसके जहाँ स्टेमिना, और उस गर्मी में इन स्विंग आउट स्विंग करना दोपहर के टाइम, और वो भी दुबई की डेड पिचेस पर, डेड पे लंच के बाद, जबकि सुबह की भी कोई हेल्प नहीं होती, कोई नमी कुछ नहीं होता, सबको मॉइस्चर उड़ चुका होता है। तो उस ऐसे बॉलर को ज़ाया करना, और अगर यही बॉलर किसी और मुल्क के पास आज वो 400 विकेटें ले चुका होता। बिल्कुल। बस मैं राहत अली के लिए इतना ही बोलना चाहूँगा। तो अच्छा, इसी तरीके से एक और फास्ट बॉलर हमारे आपके बल्कि शहर खानेवाल से उनका ताल्लुक, शबीर अहमद, दराज कामत, और उनका वो जो इंग्लैंड के खिलाफ 2003-04 की सीरीज़ का जो स्पेल है, जिसमें उन्होंने माइकल वॉन को और मार्कस ट्रेस्कोथिक को आउट किया था, जिस तरीके से वो आज भी हमारे दिलों पर नक्श है। और उसके जो मंजर हैं वो अब भी जब हम कभी देखते हैं तो अफसोस होता है कि कितना टैलेंटेड बॉलर था। एक मामूली सा उसका एक रिस्क, उसका क्लाई का एक इशू बना था कोहनी का, पीसीबी ने कोई ख़ास उसकी जो है उस पर तवज्जो नहीं दी और उसको हमने वेस्ट कर दिया। तो दुख होता है अपने शहर के बॉलर का। अच्छा, आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ उनकी। रिसेंटली उनका इंटरव्यू आया एक, कोहनी का, तो कोहनी की बात ही नहीं थी जी। असल बात जो बाहर निकली है, आपको हंसी आएगी, असल में उनको पता है क्यों निकाला गया? उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, जैसे हमारे कप्तान को भी नहीं आती। जी जी। इस वक्त मौजूदा कोच साहब ने जब वो एक उनकी हुई थी, उन्होंने परफॉर्मेंस की, तो वो जब गए प्रेजेंटेशन के लिए तो वो वापस आए तो कोच साहब ने उनको कहा भाई अगर तुम इंग्लिश ना आई तो तुम अगला मैच नहीं खेलोगे। और उनके साथ वही हुआ कि उनके माइंड पे इतना इंग्लिश का स्ट्रेस आया कि वो आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्मेंस उनकी लैक हुई। और वो अगर उनको इंग्लिश की बेस पे खिलाना है तो फिर मोहम्मद आमिर को कितनी इंग्लिश आती है? मोहम्मद आमिर तो मैट्रिक पास भी नहीं है। यही से तो आपको कॉलो फेल में तजाद नज़र आता है। और अब मुझे याद नहीं है हमने पिछली बार बात की थी या नहीं, फैसल इकबाल की बात हमने नहीं की मेरे ख्याल। नहीं, फैसल इकबाल की बात हुई थी, जावेद मियांदाद की वजह से उनको, मैं भूल गया हूँ। तो फैसल इकबाल का आपको मैं एक और भाई बताता हूँ, मतलब कैरियर में भाई। तो वैसे तो फहद इकबाल उनके भाई हैं, फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं। मैं आप जो बात कर रहे हैं कैरियर में उनकी किस्मत का भाई बताता हूँ, जो इतना मेहनती प्लेयर जिसने घंटों नेट्स में प्रैक्टिस की है, पूरा दिन प्रैक्टिस की है, और उनका नाम है खुर्रम मंजूर। बिल्कुल, बहुत अफसोस है टेस्ट के बहुत इस वक्त भी माजरत बात आपकी काट रहा हूँ, जो हमारा डोमेस्टिक और डीआई सर्किट है, सबसे ज़्यादा 26 सेंचुरीज का रिकॉर्ड उन्हीं के पास है। बहुत टैलेंटेड, वो बेशक इतने नेचुरल उनका टैलेंट नहीं है जितने वो गट्स हैं और जितना वो यूनुस खान की तरह है वो। बिल्कुल, मैं यही अभी कहने लगा था, उनका भी यूनुस खान वाला हिसाब है कि ही इज़ नॉट अ नेचुरल टैलेंटेड बैट्समैन, बट और अजहर अली की भी मिसाल ऐसी है ना कि वो नेचुरल बैट्समैन तो नहीं है। मेहनत उन्होंने इतनी की है कि उन्होंने अपनी मेहनत को अपने टैलेंट के ऊपर ले आए हैं। वो यूनुस खान, खुर्रम मंजूर, अजहर अली हो गए। अगर खुर्रम मंजूर का सुभान भाई 2013 जब उन्होंने 146 किया था साउथ अफ्रीका में, अगर उनको कंटिन्यूस चांस दिया जाता इस टाइम उनका 15 से 1600 उनके क्रेडिट पे होते ही होते डेफिनेटली। और हमारे ओपनिंग का मसला भी काफ़ी हद तक नुकसान किसका? ओपनिंग से याद आया, अभी रिसेंट हमारे एक और जो खब्बे ओपनर थे
जिनका इमामुल हक के साथ ही डेब्यू हुआ, बल्कि वो और इमामुल हक दोनों ही अंडर 19 में एक साथ ही उन्होंने जी अपना करियर स्टार्ट किया। इमामुल हक चूँकि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटी हमारे जो सिलेक्शन कमेटी है, जो टू मैनेजमेंट है, उसमें रहे, इसलिए वो टीम में मौजूद हैं। और वो दूसरे जो लेफ़्ट आर्म ओपनर थे वो अभी ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। वो USA उनको ऑफ़र हुई है और वो वहाँ जा चुके हैं। समी असलम की मैं बात कर रहा हूँ। क्या समझते हैं कैसा टैलेंट ज़ाया हुआ? फवाद अहमद ऑस्ट्रेलिया से लेग स्पिनर बन गए। हमने इमरान ताहिर को वेस्ट किया। एक अरसा हमारे पास लेग स्पिनर नहीं था और इमरान ताहिर जो कि पाकिस्तानी सर्किट से परफॉर्म करता हुआ जाके अफ्रीका के लिए क्वालिफाई कर गया। हमारे मुल्क से प्लेयर निकल के बाहर जाके टीमों की जीनत बनते हैं, उनको मैच जितवाते हैं, यहाँ के पले बड़े हुए। अभी आते हैं डोमेस्टिक पे। इस डोमेस्टिक ने क्या किया है, और जिस भाई साहब की हुकूमत आई है खुद उन्होंने वो वर्ल्ड कप जीत के जो उन्होंने हाल किया है, सोचा हम सब ने यही सोचा था कि चलो वो बंदा आएगा, कम से कम क्रिकेट को तो वो ऐसे कर जाएगा कि अगले 20-30 साल उसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन उन भाई साहब ने जो कुछ किया है डोमेस्टिक के साथ, तो चलें उसके ऊपर एक प्रोग्राम बल्कि कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम जो हमारा डोमेस्टिक। आप क्या प्रोग्राम करेंगे? लाखों छोड़ें, हज़ारों नौजवानों को जिसने बेरोज़गार कर दिया। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाओ आप। देखें ये एक चूँकि एक लंबी डिबेट है, इसके ऊपर हम फिर अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। अभी अच्छा, जिस तरीके से अभी हम फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे थे, हमने पिछली अपनी सीरीज़ के अंदर एक टैलेंटेड स्पिन बॉलर जिसके ऊपर आपने गो के एग्री नहीं किया था, मेरे नज़दीक वो मिसिंग टैलेंट था, रज़ा हसन, लेकिन आप कहते थे कि चूँकि वो डोप टेस्ट का एक मंशियात का एक इशू था। बहरहाल मैं दूसरा का जो जादूगर स्पिनर जिसको कहा गया, जिसने दूसरा को एक मरतबा फिर ज़िंदा किया सफियान मुश्ताक के बाद, और वो वैसा बॉलर था कि अगर वो 4 से 5 साल मज़ीद क्रिकेट खेल जाता तो नो डाउट कि वो 400 टेस्ट विकेट, 300 ODI विकेट्स के संगे मील को इजीली क्रॉस कर जाता। सईद अजमल के वेस्टेज में आप क्या समझते हैं, उनका अपना कितना कसूर है और उनको मिस मैनेजमेंट के लिहाज से बोर्ड का कितना कसूर है? सुभान भाई, ये इंटरनेशनल साजिश थी पहली बात। ये इंटरनेशनल जैसे ये बाकी जैसे कहते हैं ना कि दहशतगर्दी की साजिश हुई, ये सईद अजमल को हटाने की साजिश, पूरी साजिश खेली गई। आपको मैं थोड़ा सा 7-8 साल पीछे लेके जाता हूँ। साजिश कब स्टार्ट हुई? ये साजिश स्टार्ट हुई बिग 3 के बाद। 2013 में IPL का राइज था बहुत, 13-14 में बहुत IPL ऊपर जा रही थी जब फिक्सिंग स्कैंडल भी आया। तो उसके बाद रेवेन्यू जब उन्होंने ICC को देना शुरू किया 70%, तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बिग 3 शामिल हुए। बिग 3 के फ़ौरन बाद ही सईद अजमल पे बैन लगा। बिल्कुल आपको याद होगा। और माजरत के साथ मैं इसमें मज़ीद थोड़ा सा एडअप करता चलूँ, उस ज़माने में 3-4 स्पिनर्स और भी थे जी। अगर बात करें मोहम्मद हफीज़ पे लगा, मोहम्मद हफीज़ के ऊपर लगा, वो क्लियर हो गए, वो फिर दोबारा टीम में आ गए, वो खेल भी रहे हैं, चूँकि बैटिंग उनका एक प्लस पॉइंट है। मैं इंडिया की तरफ से बात करना चाहता हूँ कि हरभजन सिंह ऑफ स्पिनर जी, रविचंद्रन अश्विन। अच्छा मज़े की बात, थोड़ी सी आपकी बात काट रहा हूँ। अश्विन को उन्होंने क्या किया, बाहर बिठा दिया, 7-8 महीने के लिए बाहर बिठा दिया। क्यों? कहीं अश्विन पे बैन ना लग जाए 2 साल का। यही मैं भी आपको इसी तरफ लेके आ रहा था। बिल्कुल, उनको मंजरनामे से ऐसे गायब कर दिया जैसे वो दहशतगर्द हैं। उनको किसी सुरंग में भेज दिया, पहाड़ों में भेज दिया, वो नज़र ही नहीं आए कहीं। जब ये थोड़ी सी तलवार हटी, अश्विन दोबारा आ गया और दोबारा आके अपनी उसी एंगल से बॉलिंग कर रहे थे और उनका बाजू उसी 15 डिग्री पे ही मुड़ा हुआ था। बिल्कुल ऐसे उतना ही था और अभी भी तकरीबन वैसा ही है। लेकिन अब जाहिर है कि जिसको हमने बर्बाद करना था वो हो चुका। अच्छा, इस सारे पीरियड के दौरान एक और भी स्पिन बॉलर गो कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन 15 डिग्री का जो ये सारा हमने चक्कर चलाया था, और ये चक्कर ही है क्योंकि अब आप 15 डिग्री का, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट हैं बायोमैकेनिक्स के, वो ये बात बखूबी समझते हैं, बल्कि वो बताते भी हैं कि कुछ लोगों की जो उनकी जो ये एल्बो पोजीशन होती है, ये नेचुरल इस तरीके से होती है कि वो 15 डिग्री के अंदर बॉल नहीं कर सकते। बिल्कुल। और कुछ ऐसे होते हैं जो कुदरती उनकी बायोमैकेनिक्स ऐसी होती हैं कि वो कर सकते हैं। अब आपको ये देखना चाहिए था कि आया जिस बॉलर के ऊपर 15 डिग्री की वजह से बैन लग रहा है, क्या वो नेचुरली 15 डिग्री में करने का अहल भी है या नहीं है। अब जिसकी नेचुरल ही 28, 30, 35 डिग्री पर उसका जो एल्बो है वो खम देती है, उसके लिए हाउ इट पॉसिबल कि वो 15 डिग्री में बॉल करता। तो ये दोहरा मयार नहीं था कि कुछ को तो आपने वैसे ही बख्श दिया और जिनको रगड़ा लगाया तो 15 डिग्री पे पकड़ लिया। सुभान भाई, 15 डिग्री इज टोटली अ बुलशिट। बिल्कुल, सिर्फ 3 से 4 बॉलों को निकालने की साजिश थी
ये 15 वो बॉल ऐसे सीधी करके, ये देखें अब इतनी 15 डिग्री बनती है, आपको भी अंदाज़ा है, आप खुद बॉलिंग कर चुके हैं। ये करेगा वो, अगर अपना यू बेंड करेगा उसको स्विंग के लिए, कुछ तो वो बेंड करेगा तो आगे स्विंग होगी ना, ऐसे सीधी सीधी बॉलें फेंकते रहो। ऐसे देखें अगर 15 डिग्री की ही बात करनी है तो लेजेंड ऑफ स्पिनर मुरलीधरन, कौन कहता कि उनकी जो वो थी एल्बो थी और रिस्ट थी वो 15 डिग्री के अंदर थी, वो तो 30-40 डिग्री पर जाके बॉल करते थे। सिर्फ फाइनेस्ट ऑफ स्पिनर में सफियान मुश्ताक का नाम आता है, जिनका जो था वो 15 डिग्री के अंदर आता रहा। 15 डिग्री अगर बंद करना तुमने बॉलर के लिए, तो फिर एबी डिलीवरीज क्यों घूमते फिरते रहते हैं? 360 डिग्री चंद्र पॉल क्यों वहाँ जाके खड़े स्टांस ले खड़े होते हैं? हमारे प्लेयर भी खड़े होते हैं, क्यों? उनको कहो भाई आपने विकेट के दरमियान रहना, आपने हिलना नहीं। बिल्कुल, ना बॉलर हिलेगा ना आप हिलोगे। इंटरनेशनल साजिश हुई है, उसमें हमारा पीसीबी भी शामिल था। पीसीबी ने कोई डील की, उन्होंने कहा हम सईद अजमल को बाहर कर देंगे। सईद अजमल किसी के काबू में नहीं आ रहा था, उनको पता था सईद खेलेगा तो टीमों को डैमेज करेगा। जिस तरीके से 2011 के वर्ल्ड कप से पहले 3 खिलाड़ियों, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक वेस्ट इंडीज के बॉलर थे, मुझे नाम लड़ाई में उन्हीं का ये भी आपसे जिक्र करना था कि जो पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक नहीं था, एक और ऑफ स्पिनर थे जो इस सारे लपेट में आए, लेकिन वो बात क्या ही बेहतरीन किस्म के, लेकिन जब उनको भी ख़राब किया गया, उसके बाद उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया बैटिंग की तरफ। अब वो बॉलर वैसे नहीं रहे, जाहिर है कि इफेक्ट पड़ता है। अगर उनकी नेचुरल बॉलिंग वो रहती तो वो यूं करके जो बॉल करते थे ना, यूं करके, उसको बोलते थे कैरम बॉल, तो वो किसी की समझ में नहीं आनी। बिल्कुल, आपने अभी चूँकि बात की है तो मुझे एक और कैरम बॉल का स्पेशलिस्ट स्पिनर जिसने अपने पहले ही सीरीज़ में एशिया कप के अंदर 14 रन दे के 6 विकेटें इंडिया के ख़िलाफ़ ली, ताल्लुक उसका श्रीलंका थे, और आपको अब शायद उसका नाम भी ध्यान में आ गया होगा। बिल्कुल, अजंता मेंडिस की मैं बात कर रहा हूँ, और उन्होंने आपको भी डेंट पहुंचाया था 2012 सेमीफाइनल में। बिल्कुल मतलब कि वो भी आउट कर दी। कैरम बॉल के अंदर उन जैसा बॉल फिर दोबारा किसी ने नहीं किया। वो उनको कहते थे एशिया कप का बॉलर। बिल्कुल, लेकिन वो एशिया कप के बॉलर नहीं थे। उनको जब चांस ही सिर्फ मिलता ही एशिया कप में था, वो जब भी आते थे वो भाग के यूँ आते थे, यूँ फेंकते थे, खटक होती थी विकेट्स में, पैड्स पे। मतलब हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के बैट्समैन हैं ये तो फेमिलियर हैं अपने स्पिन बॉल को खेलने की वजह से, लेकिन जो वक्ता अजिंता मेंडिस ने इंडिया के बैट्समैनों को डाला, बिलखुसूस वहाँ से उनकी क्लास नजर आती थी। सहवाग को डाला, कितनी बार उन्होंने मल्टीपल्स ऑफ टाइम उन्होंने आउट किया सुभान भाई, तो उनको भी बाहर कर दिया। बात क्या है, पैसे की गेम है सारी, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। तो सईद अजमल को बाहर कर दिया, तो पीसीबी को क्या फ़र्क पड़ता है? आवाम के दिल दुखते हैं ना। उन पीसीबी आप पता है ना, बहुत ही अमीर बोर्ड है, बहुत ज़्यादा। और पता नहीं, मुझे कहते हैं कि इनके बंदा डोमेस्टिक है ना इंटरनेशनल, पता नहीं इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। जब देखें ना, पैसे तो आते हैं कि जो हम आईसीसी का इवेंट खेलते हैं वहाँ से जब रेवेन्यू तकसीम होता है आईसीसी से जी, वहाँ चूँकि करेंसी डॉलर में होती है, जब हमारे मुल्क की करेंसी में उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो ज़ाहिर है कि अरबों में बनने अगर मिलियन डॉलर हमें बाहर से मिलते हैं, और फिर जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो वो पैसा जमा ही होना है ना। और मज़े की बात, इन्होंने मुफ्त में बड़े पैसे कमाए हैं इस नाम पे कि हमारे मुल्क क्रिकेट बंद है तो आप हमें फैसिलिटेट करें, और वहाँ से डॉलर्स आते रहे, और यहाँ पे देखें इन्होंने सिर्फ BMW इंपोर्ट होती रही है। इन्होंने सिर्फ इस नाम पर पैसे नहीं कमाए, बल्कि इन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि हम खैराती इदारे हैं, वेलफेयर ट्रस्ट हैं, हमारा ऑडिट भी नहीं करें, हमसे पूछ कुछ भी ना करें, बस हमें फैसिलिटेट किए रखें। हमें जब आपकी इंटरनेशनल टीम्स आती हैं तो उनको जो प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, उनकी रिहाइश, वो सारा हमें देते रहें, हम खर्चा करने की पोजीशन में नहीं। और सुबह में जिस दिन पीसीबी का ऑडिट हो गया, पता नहीं कितने कितने लोग रगड़े जाएंगे, बड़े गड़े मुर्दे जो हैं वो खुलेंगे। बहुत बड़ी लंबी साल के जो बुजुर्ग अफराद हैं, एक्सपीरियंस्ड हमारे तजर्बाकार महान खिलाड़ी जो कि बोर्ड में मौजूद रहे हैं, बड़े उनकी बदनामी। उनके पास जो गाड़ियाँ हैं वो हम तस्वुर में सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ इंपोर्ट की जाती हैं, बस उसको पूछने वाला ही नहीं है। अच्छा, पैटर्न इन चीफ वज़ीर आज़म है, हाँ जी, फिर कहना हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ जी। अच्छा, जब कुर्सी की गेम शुरू होती है तो हाई कोर्ट ही हटा देती है, हाई कोर्ट ही लगा देती है नजम सेठी को। कभी वो जो उनका क्या नाम था, मुझे उनका नाम भूल गया, जो उन्होंने मैजिकल चेयर का गेम खेली थी, ज़का अशरफ जी, तो कभी वो आ जाते, कभी अदालत उनको, फिर कहते हैं हमारा किसी कोई ताल्लुक ही नहीं। देखें मुझे तो समझ नहीं आता। देखें, माजी में जिस वक्त जनरल मुशर्रफ का दौर था तो लेफ्टिनेंट जनरल तोकीर जा, ठीक है, वो आपके पीसीबी के उस वजह से बने रेफरेंस पे। अच्छा, उसके बाद जो भी जिसके पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ZTBL के जो चेयरमैन थे चौधरी ज़का अशरफ साहब, पीपल्स पार्टी से उनका पुराना ताल्लुक है। इजाज़ भट्ट क्या आपने
बंदा हमें याद कर रहा है। देखें इजाज भट्ट साहब ऐसी, कैमरे पे सलाम कर रहा हूँ सर, देखें इजाज भट्ट ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके ऊपर एक नहीं 2 शो हो सकते हैं सिर्फ इजाज भट्ट के कैरेक्टर। मैंने उनको सलाम कर दिया है, बस समझने वाले समझ गए होंगे, बहुत कमाल पर्सनैलिटी थे वो। अच्छा, फिर जब इनकी नून लीग की गवर्नमेंट आई तो हमने चिड़िया को देखा, नजम सेठी अपनी चिड़िया के साथ है। गो के PSL में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो रिगार्डलेस के वो उनकी ज़ात के ऊपर आप बात करें, लेकिन इंटरनेशनल को इंटरनेशनल गेम्स को वापस लाने में भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा उनका आमिर के केस में कंट्रीब्यूशन है। अच्छा वो है, ये बात है ICC में ना उनकी आवाज़ भारी थी, जब वो बोलने बैठते थे पता लगता था कोई बोल रहा है। और जब चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद वो गए तो उन्होंने कहा था वी आर चैंपियन ट्रॉफी विनर्स, तो अब मैं अपनी बात यहाँ से मनवा के जाऊँगा, ये बात है हम। जी नाजरीन, जहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक को इनएविटेबल, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक को इनएविटेबल, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, यही प्यार भी, तकरार भी, यही प्यार भी, यही जीत भी, यही हार भी, तकरार भी, यही प्यार भी, यही जीत भी, यही हार भी, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक को इनएविटेबल, बोली दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना कभी करोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवे विज करे सा, वॉशरूम इवे जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया। क्यों जो सफाई निश
ईमान है। वल डिठे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड। इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना सराइकी जो किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़ मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज़ दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज़ आज ही घर घेन के बन जाए। विज़ कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान की जो दुखी दास्तान है मिसिंग पर्सन के हवाले से, मिस मैनेजमेंट के हवाले से, जो हमारे बोर्ड के चेयरमैन लगाए गए, उस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। अभी हम अपने एनालिस्ट से एक इंतहाई दिलचस्प, बल्कि इसको मैं सवाल कहूँगा क्योंकि मुझे मालूम है यूनिवर्सिटी लाइफ में मेरा और आपका इस पर काफ़ी इख्तलाफ रहा है, तो मैंने सोचा कि चलें लगे हाथों इसको भी एक मरतबा फिर ऑन दी कैमरा ऑन एयर इसको डिस्कस करती हैं। देखें, बात यह है कि हमारे यहाँ एक बीमारी समझी जाती है इसको, या ज़ाती तौर पर मैं इसको बीमारी समझता हूँ दिमाग की, कि हम खिलाड़ियों का कंपैरिजन शुरू करते हुए ग्राउंड रियलिटीज़ को टोटली इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल ही। मिसाल के तौर पर अगर हम एक ख़ास एरा के खिलाड़ी का कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो उसका कंपैरिजन हम उसके एरा में करने के बजाय उसके 15-20 साल पहले या 10 साल पहले के किसी लेजेंड से करना शुरू कर देते हैं, रिगार्डलेस के जिस सर्कमस्टेंसेस के अंदर ये मौजूदा खिलाड़ी खेल रहा है। आज के अगर मैं मॉडर्न एरा की बात करूं, जब से T20 आई है और DI का सिनेरियो चेंज हो चुका है, बैट की कंडीशन चेंज हो गई, 2 पावर प्ले आ गए, पावर प्ले 3, 2 आपके पास न्यू बॉल आ गई, और बेशुमार इसी तरीके से आपने बाउंसर में बॉलर को कैद कर दिया कि वो 1 ओवर में 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते। बेशुमार कवानीन बैट्समैन के फेवर में बनाए गए, और फिर वो फास्ट बॉलर्स भी नहीं रहे जो कि उस ज़माने का ख़ासा था कि जब सिर्फ दहशत ही पेसर्स की होती थी। आप क्या समझते हैं कि ये जो रवैया है कि हम जैसे ही एक खिलाड़ी थोड़ा सा परफॉर्म करता है तो हम उसको माजी के किसी सुपरस्टार से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं? मैं आपसे जवाब लेने से पहले आपको 2 या 3 इसकी मिसालें दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर सबसे ज़्यादा कंपैरिजन विराट कोहली का किया जाता है 2 खिलाड़ियों के साथ। एक तो ग्रेटेस्ट सचिन तेंदुलकर से जी, और दूसरा सर विवियन रिचर्ड्स से जी। ठीक, इसी तरीके से अगर हम अभी मौजूदा सर्किट के अंदर पाकिस्तान में देखते हैं तो बाबर आजम हैं जिनका कंपैरिजन किया जाता है मोहम्मद यूसुफ से, आप कह सकते हैं जावेद मियां अंदाज से, विराट कोहली से भी किया जाता है। देखिए, मैं अभी ठीक है कि विराट कोहली से किया जाता है, लेकिन ये दोनों सेम एरा के हैं जी। इनका कंपैरिजन बनता है क्योंकि इन्होंने एक जैसी बॉलिंग को देखा। अब ये एक अलग क्वेश्चन है कि हु इज़ बेटर बिटवीन देम, के इसकी टेक्निक बेहतर है, उसकी टेक्निक बेहतर है, रिकॉर्ड किसका अच्छा है, परफॉर्म, ये एक अलग बहस है जी। बात ये हो रही है कि जो खिलाड़ी आज के दौर का है, अगर हम विराट कोहली या बाबर आजम की बात करते हैं, क्या ये जस्टिफाई है कि उसका जो विराट कोहली का सचिन तेंदुलकर से या विवियन रिचर्ड के साथ कंपैरिजन किया जाए, ये जायज़ है, जस्टिफाई है आपके नज़दीक? एक सुभान भाई, ये पहला मसला ये ना से हमारे मुल्क का नहीं है,
ये हर मुल्क का मसला, हर इरा में मसला है। और ये मसला शुरू कहाँ से हुआ? ये मसला सबसे पहले कमेंटेटर्स ने शुरू किया। प्लेयर आपके सामने खेल रहा है, कमेंट्री कर रहे हैं, ओ ही इज लाइक अ सनत जसूरिया, अपनी कमेंट्री करने के लिए सिर्फ एक शोशा छोड़ दिया। कि बात से बात चलानी होती है तो फिर जो उनके मुंह में आता है वो नहीं सोचते कि इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है। अब वो बात मीडिया में निकलती है, प्लेयर सुनता है बात, उसका दिमाग खराब हो जाता है। जैसे हम कई दफा इस पे बात कर चुके हैं। कुछ संभल जाते हैं, कुछ उसको पॉजिटिवली ले लेते हैं। जैसे विराट कोहली ने पॉजिटिव लिया तो वो वाकईतन इस दौर का सचिन तेंदुलकर या विवियन रिचर्ड है। अच्छा, विराट कोहली का इंटरव्यू आया तो उससे पूछा, उसका नाम तो कुछ मैं उसका भूल गया हूँ यार, मैं उसका जो एंकर का नाम, तो उसने पूछा आपको कंपेयर किया जाता है सचिन तेंदुलकर से, आपको कैसा लगता है? तो उसने सबसे पहले उसने बोला कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं उन जैसा बन सकता हूँ या मुझे कंपेयर किया जाए उनसे। और दूसरी बात, मुझे ये सोच आती है कि मुझ पे टैग लग गया उनका, अब मुझे अपने नाम के साथ साथ उनके नाम के साथ की जस्टिफिकेशन भी करनी है कि उनका नाम मेरी वजह से बदनाम ना हो। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन। और इधर किसी को बोल दिया जाए या तुम वो पूछ जाके बता यार तुम्हारे पास गाड़ियाँ कितनी हैं, कौन सी अगली गाड़ी कौन सी लेनी है तुमने। सही बात। ये सोच का फर्क है, ये ग्रेटनेस का फर्क है। इसी टॉपिक को या इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। जो हमारे मादी के लेजेंड गुजरे हैं जी, हिंदी भाई की बात कर लें, जावेद मियांदाद की बात कर लें, हम ज़हीर अब्बास की बात कर लें, जितने हमारे मादी के, बल्कि बासित अली को हम अक्सर इग्नोर करते हैं, मगर ही बात नेचुरल एक्सीलेंट बैट्समैन, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल बैट्समैन। सर वेस्ट इंडीज़ में जो उन्होंने सेंचुरी की थी, आज भी वेस्ट इंडीज़ के उस ज़माने के बॉलर बासित अली का नाम याद रखते हैं। बासित अली, दो बंदे, बासित अली और सलीम मलिक, बैटिंग पाकिस्तानी बैटिंग में अगर ये बंदे रुक जाते तो इनके 15-15 हज़ार रन में यकीन से अगर ये रुक जाते बंदे और ये लंबा खेल जाते, और अगर इनको टीम की जिम्मेदारी भी आगे, बासित अली को तो काफ़ी बार मिली भी, अंडर 19 के साथ बहुत अटैच रहे हैं, अगर ये खेल जाते तो पाकिस्तानी टीम की जो अंदर की बैटिंग थी बहुत इंप्रूव होती। अच्छा, सवाल मेरा चूँकि अभी अधूरा है, बात मैं वही कंटिन्यू कर रहा था कि ये हैं, अगर हम इसी तरीके से एलन वॉर्डर हैं, रिकी पॉन्टिंग हैं, या फिर वाग बरादरान की बात कर लें, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, जितने अत्तापट्टू थे आपके पास, संगाकारा, जयसूर्या, ठीक है, फिर अगर हम साउथ अफ्रीका में चले जाएं, जैक कैलिस थे, ग्रीम स्मिथ थे, मतलब कि इतने बड़े बड़े नाम, ब्रायन लारा आए, स्टीवन फ्लेमिंग आए, ये सारे वो क्रिकेटर्स थे जिन्होंने किसी न किसी हिसाब में उस पीक को, उस फास्ट बॉलिंग एरा को झेला हुआ है, खेला हुआ है, जब सिर्फ एरा ही पेसर्स को होता था, ठीक है। और बॉलर में आप बात करें, काली आंधी जिसने एक से बढ़कर एक देवकामत ख़तरनाक तबाहकुन पेस बॉलर पैदा किया। अब माइकल होल्डिंग की बात करें, मेलकम मार्शल की करें, रिचर्ड हेडली की बात करें न्यूजीलैंड से, अच्छा कॉर्टनी वॉल्श की बात कर लें, किटली एमरोज की करें, तो इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, डेनिस लिली की बात कर लें, ग्रीन मैकग्राथ जैसा फास्ट बॉलर तो शान पुलाक है, मतलब एक तवील फहरिस्त है। मखाई नटीनी थे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक मतलब तवील फहरिस्त है। ये वो फास्ट बॉलर थे। एंडी रॉबर्ट्स बहुत ही ख़तरनाक फास्ट बॉलर वेस्ट इंडीज़ से, तो मगर ये और इस कैटेगरी के या इस लेवल के बॉलर के सामने जिन्होंने खेला, अब आप समझते हैं कि क्या उस लेवल के फास्ट बॉलर हमारे सर्किट में मौजूद हैं कि जिनको खेलने का मौका, बाबर आजम की बात कर लें, जॉय रूट हैं, केन विलियमसन हैं, डेविड वार्नर की बात करें, स्टीव स्मिथ हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये आज के दौर के आप इनको सुपर लेजेंड बैट्समैन जॉय रूट एंड मॉर्गन इनको कह सकते हैं, ठीक, समझते हैं कि ये उस लेवल की बॉलिंग मौजूद है इनको। सुभान भाई, बॉलिंग तो बिल्कुल मौजूद नहीं है, पेस का तो नाम ही ख़त्म हो गया है। 140 करते हो, ही इज़ अ फास्ट बॉलर। जब उस ज़माने में 150 आम बॉलिंग होती थी, अब तो वो क्वालिटी, लेकिन इसमें एक दो केस हैं, आपको पता है, आप अगर मुझे फेवरेटिज्म करने कहेंगे आप कह सकते हैं, बिल्कुल सिर्फ दो केस हैं मेरे नज़र में, AB डिविलियर्स और विराट कोहली। मुझे लगता है अगर उस इरा में खेलते तो ये उस इरा में भी परफॉर्म करते। डेडिकेशन, टेक्निक, अच्छा लगन, दो तो आपने नाम लिए। स्टीव स्मिथ के बारे में क्या लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने वक्ता डाला, लगता नहीं है कि वो भी अगर उस ज़माने में खेलते तो सरवाइव अच्छा खासा कर जाते? नहीं, सरवाइव करते, वो बिल्कुल करते सरवाइव, लेकिन ना अब आप देखें ना, अब पाबंदी लगने से पहले और बाद में उनमें काफ़ी फ़र्क आ गया।
जाहिर है एक मेंटल अप्रोच अब आप आपकी शेर टोटली को चेंज हो जाती बिल्कुल, है। शेर डेविड को वार्नर बंद की कर दे। परफॉर्मेंस में भी आप देख रहे हैं कि सुबह में आपको पाबंदी प्लेयर को मार जाती है। पाबंदी के बाद प्लेयर किसी उस लेवल का रहता ही नहीं बिल्कुल, चाहे जितने बड़े से बड़ा प्लेयर हो। आप स्टीव स्मिथ को देख लें, आप अगर पाबंदी ना लगती वो जो रूट से तो बहुत ही आगे होते हैं वो। अच्छा, अभी चूँकि इख्तितामी वक्त है प्रोग्राम का, रमज़ान शरीफ भी है और ज़ाहिर है कि रोज़े के साथ प्रोग्राम करना एक वाक़तन, जी बिल्कुल, और आप तो फिर अच्छा खासा एक लंबा सफ़र करके हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बनते हैं, इसके लिए हम आपके अलग से शुक्रगुज़ार भी हैं। आपकी नवाजिश है। अच्छा, जाते जाते मैं थोड़ा सा ना आपसे एक दिलचस्प कह लें, हो सकता है मैं आपसे जो ये सवाल कर रहा हूँ ये दुरुस्त हो सकता है ना हो आपकी नज़र में। मुझे ये बताएं कि इस एरा के आपके नज़दीक टॉप 5 टेस्ट बैट्समैन कौन से हैं? टॉप 5 जिन्होंने सिर्फ अपनी होम कंडीशन में नहीं, मतलब ज़ाहिर है कि जब हम परफॉर्मेंस टॉप की बात करते हैं तो एवरी कंडीशन में उनको काउंट करना पड़ता है। टेस्ट में आप क्या समझते हैं? एलिस्टर कुक अब तो रिटायर हो, वो हमारे एरा की मतलब ठीक है। हाँ, मतलब कि जिनको हमने खेलता हुआ लाइव देखा, और मेरी आपसे एलिस्टर कुक से मुझे याद आया कि अच्छी खासी बहस भी हुई थी। अच्छा, ठीक है। एलिस्टर कुक, विराट कोहली और डेविड वार्नर टेस्ट स्पेशलिस्ट, एबी डिविलियर टेस्ट, जी एबी डिविलियर टेस्ट में परफॉर्म किया है, बिल्कुल किया। 8000 प्लस रन थे उसके टेस्ट में, और वो उनमें स्टेमिना और ही इज़ अ सुपर फिट बैट्समैन स्टिल। हैरत की बात है कि पता नहीं किन वजूहात की वजह से उन्होंने अपने करियर को अपने मुल्क के साथ जाती, और शुएब अख्तर ने लताड़ लगाई थी उनको। देखें, शुएब भाई वो शख्सियत है किसी से जो नेशनल प्लेयर हो या इंटरनेशनल हो, वो हक बात सच बात बिल्कुल तरीके से कहने के आदी हैं, वो नहीं डरते इस चीज़ से। वर्ल्ड कप से पहले ही उन्होंने सारी गेम, वही बात पैसे की आएगी दोबारा, आईपीएल की वजह से। आईपीएल हो सकता है, बिल्कुल आईपीएल की वजह, या हो सकता है उनकी बॉडी लोड, लेकिन अभी तो खेल रहे हैं तो बॉडी लोड क्यों नहीं ले रही, बिल्कुल ले रही। तो 5वां इमामुल हक नहीं, ये तो अब आप बहुत लाइटर नोट पर जाकर जो है वो कह रहे हैं। मैं रियल में आपसे जानना चाहता हूँ कि 5वां कौन था? इमामुल हक तो कम से कम नहीं हो सकता, ये तो मुझे कंफर्म है। 5वां सुभान भाई, मैं अब हमारे इरा की अब बात करें तो मैं अजहर अली को गुड। और इसी तरीके से अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें जो कि हकीकी जेन्युइन फास्ट बॉलर हों या सीम एंड स्विंग के मीडियम पेस हों, क्या समझते हैं 5 कौन से हो सकते हैं इस एरा के बेस्ट? जसप्रीत बुमराह, नो डाउट। जुनैद खान अगर उनको खिलाया जाता तो। तीसरा मैं समझता हूँ क्या नाम है उनका, डेल स्टेन गन तो वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट फास्ट बॉलर एवर एक क्रिकेट प्रोड्यूस बॉलर है, लेकिन वो बहुत ही अंडररेटेड समझो, या मतलब उनकी परफॉर्मेंस, लेकिन उनकी विकेट जितनी हो चुकी हैं, आपको निशानी में दे देता हूँ, इंग्लैंड से हैं वो। जिमी भाई की बात कर रहे हैं आप? जिमी भाई के साथ एक और बॉलर, स्टुअर्ट ब्रॉड की बात कर रहे हैं आप क्या समझते हैं कि एंडरसन और ब्रॉड में ज़्यादा बेहतर बॉलर कौन थे? स्टुअर्ट ब्रॉड ज़्यादा बेहतर है जी। वो इसलिए रनर अप आना, बॉल की थ्रो, स्विंग भी है उनके पास, हाइट भी अच्छी है। अच्छा, थोड़ा सा इसको और दिलचस्प करते हैं। हु इज़ बेस्ट आउट स्विंगर, डेल स्टेन या जिमी एंडरसन? नेचुरल आउट स्विंगर। आउट स्विंग उनकी अगर बादल आ जाए तो बादल के बगैर नहीं यानी कि कंडीशनल बॉलर। हाँ जी, वो अक्सर ना जो बॉलिंग करते हुए, लेकिन देखे ना 500 प्लस उनकी विकेट जी, वो बॉलिंग करते हुए ना अक्सर ऊपर भी देख रहे होते हैं, भाई कहीं कहीं से टुकड़ा आया, मेरी आउट स्विंग शुरू हो जाए। देखें कंडीशन का फायदा तो हर बॉलर का हक है, फिर होम कंडीशन में डेल स्टेन जैसी आउट स्विंग किसी के पास नहीं है, बहुत ज़बरदस्त आउट स्विंग। और वो आउट स्विंग जो जैसे भाग के वो थोड़ा सा ना विकेट से थोड़ा बाहर होके बॉल करते हैं, विकेट वो एंडरसन थोड़ा सा क्लोज आते हैं, बिल्कुल ऐसे वो बाहर होते हैं, उनका हाथ यूं आता है, बॉल बाहर निकल जाती है, और इतनी बॉल भी बाहर निकलती है, हमने देखी है उनकी, तो बगैर बादलों के। चलें जी, अभी हमारा चूँकि वक्त इख्तिताम पजीर हो चुका, तो मज़ीद इसी तरह के जो टॉपिक हैं हमारे दिलचस्पी का सबब बन सकते हैं, उस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, जैसा हमारा आज का प्रोग्राम, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। खेल और खिलाड़ी से मुतल्लिक आपकी अगर कोई भी तजवीज़ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। मक्स न्यूज़ के प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी से अपने मेज़बान सोबान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय
Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent and Dhareja Group of Academies.